मेरे बाबा रोज रात को नशा करके घर आते थे। जिस दिन मेरे बाबा नशा किए बगैर घर आते तो मेरी माँ जबरदस्ती उन्हें नशा करवाकर कमरे में ले जाती और 1 घंटे बाद जब निकलती तो कोई चीज कचरे वाले शॉपर में डालकर बाहर फेंक देती। मैं सारी रात माँ बाबा के कमरे में झांकने की कोशिश करती कि माँ बाबा को जबरदस्ती नशा करवाकर क्या करवाती है। एक दिन माँ के जाने से पहले ही मैंने थोड़ी सी खिड़की खोल दी। जब दरवाजा बंद हुआ तो मैं सारी रात देखती रही और हैरान हो गई। नशे की लत एक ऐसी ना ठीक होने वाली बीमारी है कि इससे सिर्फ नशा करने वाले की ही नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े रिश्ते भी एक तकलीफ में गिर जाते हैं। मैंने जब से होश संभाला था अपने बाबा को नशा करते ही देखा था। मेरे बाबा जब भी घर आते नशे से चूर होते, लेकिन मेरे बाबा बाकी लोगों से अलग थे। वो दिन रात नशा नहीं करते थे बल्कि रात को ही नशे में धुत होते थे। वरना मैंने अक्सर ऐसे घराने देखे हैं जहां नशा करने के आदी मर्द अपनी पत्नियों के साथ बुरा सलूक करते हैं और घर की चीज तक बेच देते हैं, मारपीट करते हैं। लेकिन मेरे घर में होने वाले किस्से बहुत अजीब थे। मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरे बाबा के हिस्से में 4 घर थे जिनका किराया अच्छा खासा आता था, इसलिए बाबा अगर ना भी कमाते तब भी हमारा घर अच्छा चलता था। लेकिन इसके बावजूद मेरे बाबा का एक छोटा सा होटल था जिसे बाबा चलाते थे। मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि मेरे बाबा दिन में बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह से होते थे। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो नशा करते हैं। वो काफी समझदारी की बातें भी कर जाते थे। उनकी आंखों में वो नशा और खुमार नजर नहीं आता था जो एक नशा करने वाले की आंखों में दिखता है। वो सुबह उठकर नाश्ता करते और अपने होटल चले जाते। पूरा दिन जी तोड़ मेहनत भी करते। दिन में उन्हें देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो नशा करते हैं। लेकिन रात को जब वो घर लौटते तो नशे से चूर लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल होते थे। उनकी आंखें नशे की वजह से लाल होती थी। मेरी माँ दरवाजा खोलती और बाबा को सहारा देते हुए अपने कमरे में ले जाती। उसके बाद माँ बाबा कमरे से बाहर नहीं आते थे। पूरी रात बाबा के कमरे की लाइट भी जलती रहती थी और फुसर फुसर की आवाजें भी आती रहती थी। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि बाबा इतने नशे में घर लौट के अपने कदमों पर चल नहीं पाते थे। उन्हें देखकर ये लगता था कि अभी बिस्तर पर लेटते ही सो जाएंगे, लेकिन उनके कमरे से आने वाली फुसर फुसर की आवाज कुछ और ही बताती थी। मेरे बाबा रात को देर से घर नहीं लौटते थे कि 12 या 1 बज गया तो वो सीधा कमरे में चले जाएं, बल्कि वो तो 8-9 बजे घर लौट आते थे। माँ उनके घर आने से पहले रात का खाना डटकर खा चुकी होती थी। बाबा घर आते हुए मेरे लिए कभी कभी खाना होटल से ले आते थे और खुद भी होटल से खाकर आते थे। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मेरे माँ बाप कमरे में करते क्या रहते हैं। मैं बाबा और माँ की ये रूटीन 4-5 साल से देख रही थी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन उन्हें फिर भी परवाह नहीं थी। माँ बस रोटी बनाकर मेरे लिए रख देती और कहती जब भूख लगे तब खा लेना, और शाम होते ही जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाने लगती। पहले पहल तो मैं छोटी थी इसलिए इन बातों पर ध्यान कम ही देती थी। मेरी उम्र 10 साल भी पूरी नहीं हुई थी जब माँ ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। मुझे उस वक्त अकेले कमरे में डर लगता था क्योंकि पूरे कमरे में सिर्फ मैं ही तो होती थी, और वो भी रात भर के लिए। अगर मेरा कोई और बहन भाई होता तो शायद मुझे इस बात से कोई दिक्कत ना होती कि मेरी माँ मेरे बाप के घर आते ही कमरे में क्यों चली जाती है और फिर सुबह ही बाहर आती है। मैं अब 8वीं क्लास में थी और इस उम्र में ऐसी बातें दिमाग में ज्यादा घूमती है। फिर कभी मेरी सहेली अक्सर अपनी किसी कजन या चाचा की शादी का जिक्र कर देती। हम सब लड़कियां जवानी की चौखट पर कदम रख चुकी थी, इसलिए अब आम सी बात थी कि खिलौनों में जी नहीं लगता था। हमें ऐसी बातें चस्का देने लगी थी कि जैसे आजकल कौन सा फैशन चल रहा है, शादी पर लड़कियां क्या पहनती है, दुल्हन कैसी लग रही थी, मामा या चाचा की शादी पर उनका कमरा कब बंद हुआ और सुबह कब खुला। और ये बात कोई अनोखी भी नहीं थी। नए शादीशुदा जोड़े के कमरे पर तो ना चाहते हुए सबकी ही नजरें होती हैं। मेरी दोस्तें अक्सर ऐसी बातें करके हंसती थी कि चाचा जी ने नाश्ते के बीच सबकी नजरों से बचकर चाची को आंख मारी थी, बस हमने देख लिया था। कभी कहती दादी से छुपकर चाचा ने चाची को गुलाब और फूलों के गजरे लाकर दिए थे, लेकिन दादी ने उन्हें 12 बजे से पहले कमरे में जाने ही नहीं दिया, इसलिए चाची का मूड बड़ा खराब था। ऐसी बातें हम सब लड़कियां बड़ी दिलचस्पी से सुनती थी। अजीब बात यह थी कि हम सब में से ये किसी को पता नहीं था कि नए शादीशुदा के बंद दरवाजे के पीछे की दास्तान क्या होती है।
लेकिन दिल में जज्बात कुछ अजीब से ही उठते थे। कभी जिज्ञासा सी भी होती कि पता भी तो चले अंदर होता क्या है। ये सवाल ऐसा था जो हम सब लड़कियों के दिमाग में उठता तो था, लेकिन शर्मा शर्माई में एक दूसरे से पूछ नहीं सकती थी। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल अपने माँ बाप को लेकर भी उठता था, क्योंकि मेरे घर में ना तो दादी थी ना ही कोई चाचा चाची, और मेरे माँ बाप रात होते ही कमरे में चले जाते और फिर सुबह ही आते थे। जब तक मैं सो नहीं जाती थी, मेरी नजरें बार बार उनके कमरे के दरवाजे पर ही घूमती रहती थी। मैंने यूं ही एक बार अपनी सहेली से पूछ लिया, तुम चाचा चाची के किस्से तो बहुत सुनाती हो, अपने माँ बाबा के बारे में भी कभी कुछ नहीं बताया। मेरी बात पर वो हंसने लगी। वो कहने लगी, इस उम्र में उनके क्या किस्से सुनाने, उनके तो आपस में ही गिले शिकवे खत्म नहीं होते। माँ अक्सर बच्चों के साथ ही सो जाती है और बाबा बेचारे अपने कमरे में। वक्त के साथ साथ पति पत्नी की जिंदगी में बदलाव आ जाता है ना, न जाने क्यों, लेकिन मुझे अपनी दोस्त की बात में सच्चाई नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरे घर तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो कम उम्र से ही अलग कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि माँ कभी मेरे साथ सोई हो, मुझे तेज बुखार हो, मैं बीमार हूँ या कभी डर गई हूँ। माँ को मेरी ज्यादा परवाह नहीं होती थी। बस बाबा के आते ही वो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह बाबा को लेकर कमरे में बंद हो जाती थी। न जाने क्यों, लेकिन मैं अब ना चाहते हुए भी अपनी माँ की जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगी थी। शायद मेरी उम्र में ये सब कुछ होना आम था। फिर इस उम्र में मुझे मेरी माँ की बहुत जरूरत थी, जो मुझे अच्छा बुरा समझाती। लेकिन मेरी माँ के पास वक्त ही कहाँ था। मेरा सारा ध्यान आजकल मेरे माँ बाप पर था। मैंने सुना और देखा था कि नशा करने वाले मर्द के साथ रहने वाली औरतें उनके जुल्म का निशाना बनती है, लेकिन मेरी माँ को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो कोई जुल्म सहती होगी, क्योंकि सुबह जब वो कमरे से बाहर आती तो बिल्कुल ताज़ा दिखाई देती और मेरे बाबा का चेहरा बुझा बुझा सा लगता, और वो नाश्ते के साथ दर्द की दवा भी खाते थे, जैसे वो थकान से चूर हो। शायद नशे की वजह से ऐसा होता था। और मेरी माँ पराठे का नाश्ता करती थी। एक बार जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो मैंने अपने घर से एक 20 साल के लड़के को बाहर निकलते देखा। वो मेरी माँ से मुस्कुराते हुए वापस जाने की अनुमति मांग रहा था। मेरी माँ भी उसे मुस्कुराकर अनुमति दे रही थी। मुझे देखकर मेरी माँ के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो लड़का अब मुझे देखने लगा था। माँ ने जब उस लड़के को देखा कि वो बड़े ध्यान से मुझे देख रहा है तो वो मुझे घर के अंदर जाने को कहने लगी। मैं भी घर के अंदर चली गई। काफी देर मेरी माँ उस लड़के से न जाने क्या बातें करती रही। मैंने पहले उस लड़के को कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरी माँ उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे कोई पुरानी रिश्तेदारी हो। माँ जब अंदर आ गई तो मैंने माँ से पूछा कि ये कौन था और हमारे घर पर क्या कर रहा था। मेरी बात पर वो कुछ नजरें सी चुराने लगी। कहने लगी, मेरी दोस्त का बेटा है, यहाँ से गुजर रहा था इसलिए मुझसे मिलने आ गया। न जाने क्यों मुझे लगा कि मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन ये बात आई गई हो गई। एक बार बाबा घर आए तो वो नशे में नहीं थे। मुझे उन्हें होश में देखकर बहुत खुशी हुई थी। वो मेरे लिए इस बार मिठाई लाए थे। मैं बहुत सालों बाद अपने बाप को इस वक्त होश में देख रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन बाबा को होश में देखकर मेरी माँ बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। पहली बार बाबा ने आंगन में मेरे साथ बैठकर खाना खाया था। फिर मुझसे मेरे स्कूल के बारे में पूछने लगे। मुझे लगा आज मेरे लिए त्योहार का दिन है। मैं अपने माँ बाप के होते हुए भी रोज अकेलेपन का दर्द सहती थी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक मेरी माँ मेरे बाबा को कमरे में रखती थी और उसके बाद मैं स्कूल चली जाती और बाबा अपने होटल में। रात को वो फिर से नशे में होते थे। मैं अपने ही घर में अपने माँ बाप के होते हुए भी यूं रहती थी जैसे अकेले जिंदगी गुजार रही हूँ। आज मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन मेरी माँ इस तरह चुप थी जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। मुझे तो लगा था बाबा को इस तरह देखकर मेरी माँ खुशी से फूले नहीं समाएगी, लेकिन माँ तो चुप थी। उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया। मुझे अपनी माँ को देखकर हैरानी हो रही थी। खाना खाते ही मेरी माँ ने एक नशे का सिगरेट मेरे बाबा को पकड़ा दिया और कहने लगी, इसे पियो, आज क्यों तुम सिगरेट पीकर नहीं आए। अपनी माँ के मुंह से ये बात मैंने पहली बार सुनी थी और मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी। पत्नियां तो इस बात से खुश होती हैं कि पति ने आज नशा नहीं किया, लेकिन मेरी माँ तो खुद मेरे बाबा को सिगरेट लाकर दे रही थी। मेरे बाबा ने एक नज़र मेरी माँ की तरफ देखा और कहने लगे कि आज रहने दो, आज मैं जीना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जिंदगी क्या होती है। थक चुका हूँ नशे में रह रहकर। मेरे बाबा के शब्दों में नमी सी घुली हुई थी। पहली बार मुझे अपने बाबा की बात सुनकर एक धक्का सा लगा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वो मुझे हैरान करने के लिए काफी था।
मेरी माँ ने लाइटर से वो सिगरेट जलाया और जबरदस्ती मेरे बाबा के हाथ में पकड़ा दिया और कहने लगी कि मुझे तुम नशे में चूर ही अच्छे लगते हो, पियो इसे और चलो कमरे में। मैं हैरानी से मुंह खोले अपनी माँ को देख रही थी। मेरी माँ का ये कौन सा रूप था जो मैं देख रही थी? मेरे बाबा ने नम आंखों से मेरी माँ की तरफ देखा और वो सिगरेट मुंह में रख लिया। तेजी से सिगरेट के कश लेने लगे। सिगरेट पीते हुए मेरे बाबा के आंसू बराबर बह रहे थे। 1 मिनट में उन्होंने वो सिगरेट तेजी से पीकर नशे के जहर को अपने अंदर उतार लिया था। इतनी देर में मेरी माँ उन्हें दूसरा सिगरेट थमा चुकी थी। पहली बार मेरे सामने एक ऐसी हकीकत खुली थी कि मेरा दिल अपने बाबा को देखकर कटकर रह गया था। 4 सिगरेट पीने के बाद मेरे बाबा मदहोश हो चुके थे। मेरी माँ उन्हें सहारा देते हुए अपने कमरे में ले गई। मैं यूं थी कि जैसे कोई पत्थर का जिस्म हो। मेरी माँ कैसी पत्नी थी जो अपने पति को खुद जहर दे रही थी। मुझे पहली बार अपनी माँ से नफरत सी महसूस हुई थी। मुझे पहली बार ये लगा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरी माँ मेरे बाबा के साथ कमरे में जाकर कुछ भी कर सकती है, पर मोहब्बत हरगिज नहीं। अब तो मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ने लगी थी कि आखिर मेरी माँ चाहती क्या है। माँ का कमरा बंद होने के बाद मैंने आंगन से खाना उठाया और किचन में रखकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं आज तक ये समझती रही थी कि नशा मेरे बाबा अपनी आदत से मजबूर होकर करते हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं है। सच कुछ और है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो गलत है। मैं उस वक्त गहरी सोच में गुम हो गई थी। मुझे कहीं ना कहीं अपनी माँ कसूरवार लग रही थी। मुझे याद आने लगा कि अभी 6 महीने पहले ही बाबा की तबीयत नशा ज्यादा करने से बहुत बिगड़ गई थी। हमें तो ये डर लगने लगा था कि कहीं बाबा मरी ना जाएं। मैं उन दिनों रो रो कर बाबा के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी। माँ भी उदास थी। मैं एक दिन बाबा के लिए बैठी प्रार्थना ही कर रही थी कि जब माँ ने एक वकील को घर पर बुला लिया और बाबा के घर के कागजात लेकर बैठ गई और कहने लगी, ऊपर वाला तुम्हें ठीक कर दे, तुम्हें जिंदगी दे रमेश, लेकिन मौत एक हकीकत है। ऊपर वाला ना करे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई मुझ कमजोर औरत से तुम्हारी सारी जायदाद ये कहकर छीन लेंगे कि भाई की जायदाद पर हमारा भी हक है। मैं तो अपनी बच्ची के साथ रल जाऊंगी। मेरे बाबा का सांस बुरी तरह से फूल रहा था। वो बार बार खांस रहे थे। उन्होंने इनेलर किया। उसके बाद उनकी तबीयत कुछ संभली थी। उन्होंने सारे घर और अपना होटल मेरी माँ के नाम कर दिया। मेरी माँ की आंखें उस वक्त खुशी से चमक रही थी, लेकिन मेरे बाबा 15 दिन के बाद ही ठीक होने लगे। 1 महीने में वो बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके थे। डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से नशा करने के लिए मना किया था कि अगर वो बाज ना आए तो मर भी सकते हैं, लेकिन अगले ही महीने बाबा फिर से नशे में धुत घर आने लगे थे। मैंने माँ से बहुत कहा कि आप बाबा से कहा करें कि वो अब नशा छोड़ दे। बाबा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपकी बात नहीं टालते। वो कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं मना नहीं करती? मैं तो रो रो कर इस आदमी की मिन्नतें करती हूँ कि नशा छोड़ दे, लेकिन वो मेरी सुनते कब है? माँ उस वक्त भीगी हुई आंखों से मुझसे कह रही थी। मुझे उस वक्त यही लगा था कि बाबा ही नशा छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन आज जो राज मेरे सामने खुला था, मैं तो दंग सी रह गई थी। मैं पूरी रात सुकून से सो नहीं पाई थी। रात को बार बार मेरी आंख खुल जाती तो मेरे दिमाग में फिर से वही सारी बातें याद आने लगती। मैं उठकर बैठ गई, फिर भी मुझे चैन नहीं आया तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। मुझे अभी भी दबी दबी आवाज कमरे से आ रही थी। मैं माँ के कमरे की खिड़की के पास आ गई। मैंने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की अंदर से लॉक थी। मैं मायूसी होकर अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक ऐसी तरकीब आई कि मैं वो सोचकर खुश हो गई। अगले ही दिन मैंने अपने प्लान के मुताबिक माँ के कमरे में जाकर खिड़की का लॉक खोल दिया, लेकिन खिड़की वैसे ही बंद रहने दी। अब मुझे रात होने का इंतजार था। पूरा दिन मैंने घड़ी की सुइयां देखकर गुजारा था। आखिरकार वो वक्त भी आ पहुंचा जब मुझको ये राज भी पता चल जाता कि बंद कमरे की असल हकीकत क्या है। मैंने रात के 2 बजे वो खिड़की हल्की सी खोली और जो मंजर मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। मैं सांस लेना भूल गई थी। मेरे बाबा जमीन पर बेसुध बेहोशी की हालत में लेटे हुए थे और मेरी माँ बेड पर उस 20 साल के लड़के के साथ। मैंने खिड़की बंद कर दी और वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? तो क्या इसलिए वो मेरे बाबा को नशा देती थी ताकि खुद किसी नौजवान लड़के के साथ वक्त गुजार सके? खुद पर काबू पाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं रो रही थी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह स्कूल के वक्त मेरी आंख नहीं खुली। मुझे 2 दिन बुखार चढ़ा रहा। मैं बेसुध अपने कमरे में लेटी रही। मुझे मेरी माँ बस खाना और दवा देती और कमरे से बाहर चली जाती।
मेरे दिल में अपनी माँ के लिए बस एक ही जज्बा था और वो था नफरत का। रात को एक बार फिर मेरे बाबा मेरे कमरे में आकर बैठ गए। मैं तब भी बुखार में थी। वो मेरे सरहाने बैठकर मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरने लगे और कहने लगे, मेरी गुड़िया को बुखार कैसे हो गया? वो उस वक्त नशे में नहीं थे। मैं बुखार की वजह से आंखें बंद किए लेटी हुई थी, लेकिन अपने बाबा की बात पर मैंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर उन्हें देखा। वो मुझे बड़ी मोहब्बत से देख रहे थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे सियाह घेरे पड़ चुके थे। उनकी सेहत पहले से काफी बिगड़ चुकी थी। मुझे अपने बाबा की हालत पर रोना आने लगा था। आंखों से आंसू टूट कर निकले और बहते हुए तकिए में समा गए थे। मेरे आंसू देखकर मेरे बाबा तड़प से गए थे। उन्होंने फौरन से मेरे आंसू साफ किए और कहने लगे, ना मेरी गुड़िया, यूं रोते नहीं है। मैंने कहा, बाबा आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? वो कहने लगे, तुम तो मेरी जान हो, मेरी बेटी हो। मैंने कहा, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या मुझे आप दोगे? मेरे आंसू अब भी बह रहे थे। वो कहने लगे, सब कुछ तुम्हारे ही तो नाम है मेरी बेटी, और क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। मैंने कहा, मुझे मेरे बाबा ला दे। ये कहकर मैं सिसकने लगी। अचानक उनका हाथ पकड़कर चूमने लगी, रोने लगी। मैंने कहा, बाबा आप नशा छोड़ दीजिए, ये नशा आपके लिए जहर है, आपको मार डालेगा। मुझसे आपका सदमा सहा नहीं जाएगा। मेरे फूट फूट कर रोने पर वो मुझे चुप करवाने लगे। कहने लगे, तुम्हारा बाप सख्त जान है, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। मैंने कहा, आपको नहीं पता बाबा, माँ अच्छी औरत नहीं है। वो कहने लगे, नहीं गुड़िया, अपनी माँ के लिए ऐसे मत कहो। मैंने कहा, आप नहीं जानते बाबा वो क्या करती है आपके साथ। मैंने अपने बाबा को सारी बात बता दी। मुझे लगा था कि वो माँ से नाराज हो जाएंगे। वो कहने लगे कि तुम्हारी माँ मुझसे नफरत करती है, जो कुछ मैंने उसके साथ किया है वो मुझसे नफरत ही कर सकती है। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? वो मुझे कहने लगे, तुम्हारी माँ मेरे बाबा के दोस्त की बेटी थी, इसके माँ बाप की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी, तो वो हमारे घर रहने लगी थी। मैं उम्र में इससे 3-4 साल छोटा था, इसलिए वो मुझे छोटा भाई ही समझती थी, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत हो गई। जब मैंने अपनी माँ से अपनी पसंद का बताई तो मेरी माँ ने मेरी बात को एक जज्बातीपन समझा था और तुम्हारी माँ की शादी किसी और से कर दी। मैं उस दिन में बहुत रोया था, पागल सा हो गया था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी माँ को ये बात महसूस नहीं होने दी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। तुम्हारी माँ को अपने पति से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन इसकी सास बहुत जालिम थी, पति पत्नी को चैन से रहने नहीं देती थी। फिर तुम्हारी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया और उसके बाद भी उनके झगड़े बढ़ते ही गए, यहाँ तक कि तुम इस दुनिया में आ गई। अपने बाबा की ये बात सुनकर तो मैं हैरान सी रह गई कि वो मेरे सगे बाप नहीं थे। फिर उन्होंने कहा, एक दिन तुम्हारे माँ बाप का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उस व्यक्ति ने तुम्हारी माँ से तलाक ले ली। उसके बाद वो वापस हमारे घर आ गई। उसके आते ही मैंने फिर से अपनी माँ से कहा कि वो मेरी शादी तुम्हारी माँ से करवा दे। यूं मेरी शादी तुम्हारी माँ से हो गई। तुम्हारे बाबा ने बेटा अपने पास रख लिया और तुम्हें तुम्हारी माँ को दे दिया। मुझे तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए तुमसे भी हो गई। मैंने तुम्हारी माँ से साफ कह दिया था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पहले पति के साथ रहता है, इसलिए तुम कभी उससे मिलोगी भी नहीं, क्योंकि वो आएगा तो उसके बाप को भी आने का बहाना मिलेगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो चुप सी हो गई। उसने कभी अपने बेटे से मिलने की जिद भी नहीं की, लेकिन मुझसे मोहब्बत न कर सकी। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ शादी तो कर ली थी, लेकिन मोहब्बत अपने पहले पति से ही करती थी। फिर उस व्यक्ति ने एक बार ये कहा कि वो मुझे तलाक देकर वापस उससे शादी कर ले। जब ये बात तुम्हारी माँ ने सुनी तो मुझसे तुम्हें मांगने लगी, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं सिर्फ सिगरेट पीने का आदी था, मगर मेरी सिगरेट में नशा कब से डलना शुरू हो गया मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे सिगरेट पीने के बाद नशा सा होने लग जाता था। मैं जब भी सिगरेट छोड़ने का इरादा करता, तुम्हारी माँ अपनी कसम देकर मुझे सिगरेट पिलाने लगती। ये मेरी मोहब्बत थी कि मैं मना नहीं कर सकता था। शायद वो ये समझती थी कि नशे की वजह से मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये नशा मुझसे बस मेरा सांस ही नहीं छीन सका। मैंने तुम्हारी माँ को आजाद नहीं होने दिया, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था और वो मुझसे तुम्हें लेने के लिए मुझे नशे में करने लगी ताकि अपने बेटे से मिल सके। वो रात को मुझे नशे में करके अपने बेटे से बातें करती है। उसने मुझसे मेरी जायदाद मांगी। मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, जो तुम्हें 18 साल की उम्र में मिल जाएगा। वो मुझे नशे का आदी बनाकर मारना चाहती थी ताकि अपने पहले पति से शादी कर ले, लेकिन आज उसका वो पति ही मर गया। तुम्हारी माँ ने आज मुझे सिगरेट नहीं दिया, बल्कि आज वो खुद को कमरे में बंद करके रो रही है, शोक मना रही है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। मुझे तुम्हारी माँ पर बस ये अफसोस है कि जिस व्यक्ति ने जरा से झगड़े पर उससे तलाक ले ली,
तुम्हारी माँ को अब भी उसी से मोहब्बत है और जिसने उसे सहारा दिया वो उसी को मारना चाहती है। मेरा सगा बाप मर चुका है, लेकिन मुझे जरा भी अफसोस ना हुआ था, क्योंकि मैं अपनी माँ की तरह एहसान फरामोश नहीं हो सकती थी। जिस व्यक्ति ने मुझे बाप बनकर प्यार किया था, मैं उसी को अपना मानती हूँ और उन्हीं से प्यार भी करती हूँ। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।